वेबसाइट मिल गई तुम्हें बूटस्ट्रैप की, वर्जन्स है। यहाँ से वैसे चाहते हो तो लाइट डार्क वगैरह तुम्हें जो पसंद है तुम कर सकते हो अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 5.3 लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ है। देखो कभी कोई चीज़ यूज़ करते हो ना, डायरेक्टली लेटेस्ट वर्जन यूज़ मत किया करो। उसका रीज़न है कि अभी भी उस पर काम हो रहा होता है। तुम्हें सिर्फ अपडेट्स दी जाती हैं, पूरी तरीके से वो कोई अपडेट या फिर कुछ पूरा रिलीज नोट नहीं होता, वो अभी तक रिलीज नहीं किया होता, इट्स जस्ट इन द स्पेक मॉडरेट। तो यहाँ पे तुम्हें उसके नीचे का 5.23 या 13 कुछ भी वर्जन है ना, मैं ये वाला ले रही हूँ, लेटेस्ट से जस्ट एक पिछला वर्जन लोगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर दिया गया है। अभी भी बूटस्ट्रैप पे और काम हो रहा है। अगर तुम बूटस्ट्रैप का यहाँ पे कुछ ये वर्जन निकाल के चलो, ऑल वर्जन निकलोगे तुम, कुछ बेसिक सभी बेसिक वर्जन यहाँ पे अगर निकाल के चलोगे ना, तो बूटस्ट्रैप कुछ और ही मिलेगी, वो हमें नहीं चाहिए। अब बूटस्ट्रैप में 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, पहले 4 होती थी, HTML, CSS, JavaScript और jQuery, which is also has a version of vanilla JS and ये सारे JS होते हैं। अभी मैं बात नहीं करूँगी बिकॉज अभी समझ में नहीं आएगा। तो jQuery पहले बूटस्ट्रैप में यूज़ होती थी, अब नहीं होती, बिकॉज लाइब्रेरीज को कुछ तो कंबाइन कर दिया गया है और कुछ तो jQuery को थोड़ा अवॉइड किया गया है, बिकॉज दैट्स कंप्लीट अलग सब्जेक्ट है। वो भी लाइब्रेरी में से ही, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में से ही है, लेकिन अभी वो उसको इतना एक्सप्लोर मत करना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। द थिंग इज़ कि लिमिटेड वर्जन्स को लेके आप क्या कर सकते हो, और इसके अंदर भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसको पूरी वेब डेवलपमेंट में हर टाइम एक्सप्लोर करना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है, वो टेलमेंट CS को भी यूज़ कर सकते हैं। बट चलो वो एक टोटल डिफरेंट एक प्रोफाइल हो जाती है। ठीक है वे भी वेब डेवलपमेंट, बट वो एक डिफरेंट चीज़ है। आपको इतनी टेलमेंट CSS, मैं वेबसाइट दिखाती हूँ CSS, क्योंकि मुझे भी इसके अंदर थोड़ा बहुत काम करना होता है। मैं आपको वही चीज़ें बस समझाऊंगी जो हम एज अ डेवलपर्स यूज़ करते हैं, हम एज अ इंडस्ट्रियल टूल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी तो कोड लिखा हुआ है, ब्लॉक कोटेशन आप समझते हो, पैराग्राफ आप समझते हो। ठीक है, कंपेरेटिवली डिफिकल्ट भी है कईयों के लिए, ईजी भी है, बट टेलमेंट थोड़ा डिफरेंट काम अलग ले जाती है, इसलिए उसको इतना रेकमेंड नहीं किया जाता। बिकॉज बूटस्ट्रैप एक सबके लिए ना एक आइडलाइज कर दिया गया कि ये स्टैंडर्ड है, हर बिगिनर इसको यूज़ कर सकता है। और बूटस्ट्रैप के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर आपको HTML CSS की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, जब वी टॉक अबाउट थोड़ी बहुत, मतलब आप मिड में आ चुकी है उस CSS के, आपको पूरी CSS नहीं आती, मतलब आपको एडवांस लेवल इफेक्ट्स नहीं आते, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, आपको टाइम नहीं अपना वेस्ट करना। अब मेरे पास क्या है, ये हमने लगा दिया। यहाँ पे आ रहा है गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, तो उन्होंने मुझे एक ये टेम्पलेट दिया है। इस टेम्पलेट के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, बिकॉज जब हम VS कोड स्टार्ट करते हैं तो यही टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JSL। अभी अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ये इसकी CSS का लिंक है, और JS का लिंक आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रिप्ट टैब। यहाँ पे कोई है जिसने पहले जावास्क्रिप्ट करी हो ये समथिंग? उसके बाद यहाँ पे 2 लिंक्स और लगे हुए हैं, इन केस आपके वो लिंक वर्क नहीं कर रही है, आपको अलग से भी चाहिए तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतने लिंक है तो वो नहीं काम करेगा, ये नहीं काम करेगा, काम सब कुछ करेगा। इन केस इफ यू नीड मोर लिंक्स, आप कोई भी लिंक यहाँ से यूज़ कर सकते हो जो आपको गेट स्टार्टेड में से पहले टेम्पलेट मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ मेटा टैग्स मिलेंगे, डॉक टाइप मिलेगा, बॉक्स साइजिंग मिलेगा, रोबोट कम्युनिटी वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट जो मुझे चाहिए वो ये वाला टेम्पलेट है, ये वाला कंप्लीट टेम्पलेट है। कॉपी आ रहा है, कॉपी किया, VS कोड पे यहाँ पे ये पाइथन का है। एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इतने सारे, चलो, तो मैं डी ड्राइव में जाऊँगी सबसे पहले कि डायरेक्टरी, और बूटस्ट्रैप बना लेते हैं यहाँ पे, बन गया। अब इसके अंदर चले जाते हैं बूटस्ट्रैप में। ठीक है, अभी कोड डॉट करेंगे, ये जस्ट मेरा तरीका है कि मैं CMD पे काम करती हूँ, रेदर दैन मैं यहाँ पे जाऊँ
क्लिक क्लिक करूँ, नया फोल्डर लूँ, फिर उसको रीनेम करूँ, रेदर देन सिंपल ये लॉजिक करूँ और वहीं से तुम्हारा फोल्डर वगैरह ओपन होकर VS कोड पे आ जाएगा। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, क्लिक क्लिक पे करते जाए और डी डायरेक्टरी में जाए, ये करे वो करे, इतना टाइम नहीं होता। ट्रस्ट द वर्क स्पेस। नहीं, यहाँ पे फाइनली इंडेक्स डॉट एक्सटेंशन कौन सी आएगी, गैस कर सकते हो कौन सी एक्सटेंशन लिखें? HTML ही आएगा, ऑब्वियसली HTML का टेम्पलेट है। तो HTM अगर लिख दूँ तो भी चली जाएगा। दो एक्सटेंशन होती है ना HTML की, एक होती है .htm और एक होती है .html, तो दो एक्सटेंशन होती है। जो मर्जी चला दो। कॉपी किया था कोड, पेस्ट करूँ। हाउ वुड आई नो कैसे बूटस्ट्रैप लगी है कि नहीं लगी? तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर दूँगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है। एक पैराग्राफ लेंगे और सॉरी गलत होगा, स्पेस देनी थी। और मुझे, मैं ना पैराग्राफ को स्पेस दूंगी। मैं समझी नहीं। ऑल्ट जेड, ऑल्ट जेड यही कह रहे हो ना? एक सेकेंड, ऑल्ट जेड टेक्स्ट रैप हो गया। लाइंस इस तरीके से फोल्ड होती हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्लास दूंगी, इसको एक सिलेक्टर देंगे। सिलेक्टर ही कहते हैं ना इसको, ये कुछ और है। कौन सा सिलेक्टर होता है ये? सूडो सिलेक्टर। इसको सिलेक्टर को मैं पैराग्राफ को ना मैं क्लास दे रही हूँ H1। अब आप सोचोगे यार H1 तो टैग है, इसको क्लास कैसे दे दूँ? अभी बस समझाती हूँ। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्रोम पे चलाएंगे, इसको बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड आ गया। पैराग्राफ तो ऐसा कभी नहीं आता क्योंकि इसको क्लास H1 दी है। बूटस्ट्रैप चलती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। कौन सी क्लास? जो भी आप देते हो डॉट से। अभी तक आपने डॉट से क्लासेस सीखी है ना, कि डॉट देते हो क्लास बन जाती है। बूटस्ट्रैप क्लासेस के ऊपर बेस्ड है। आपने H1 एक टैग समझा था HTML CSS में। बूटस्ट्रैप कहती है कि अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं किसी भी टैग को, कोई भी टैग हो, उसको अगर क्लास लिख दूं H1, तो वो H1 की सारी प्रॉपर्टीज ले जाएगा। कि H1 क्या है, उसका फॉन्ट साइज कितना होता है, 16 से थोड़ा बड़ा होता है। H1 क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। H1 क्या है, 100% विड्थ लेता है, राइट? तो वो सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसी भी टैग को मिल जाएगी। क्लैरिटी मिली? अगर 1100 पिक्सल करके, अगर सपोज मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से समझो, जस्ट बेसिक बेसिक समझा रही हूँ, अभी हमने शुरू कुछ नहीं किया कि क्या कर सकते हो। अभी अगर मेरे पास एक डिव है, उसको मैंने क्लास कुछ नहीं दी, कुछ भी उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। सपोज मैंने उसके अंदर ना ये लॉरेमी लिखा हुआ है, और मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाऊँगी, मैं यहाँ पे गई स्टाइल पे, और मैंने डिव को क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, उसको ना विड्थ दे दो 1100 पिक्सल की, और ना उसको मार्जिन जो है ना वो दे देते हैं हम ऑटो। सेव किया, टैप किया, मैंने रीलोड किया, सेंट्रलाइज हो गया। अब ये मुझे CSS करनी पड़ेगी। ऐसा हो कि मैं CSS की ये दो लाइंस भी ना लिखूं, मेरा सारा काम डिव के अंदर ही हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास दे सकते हैं डिव को। कौन सी क्लास होगी उसको 2 मिनट ठहर के पढ़ेंगे। क्लैरिटी मिली? तो ये काम आपका और ईजी हो जाएगा। अब ये तो तुम लोगों को लगेगा नहीं डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने स्टाइल का टैग लिखा, मैंने इधर ही काम कर दिया। हम बात कर रहे हैं अगर ये एक एक्सटर्नल CSS होती, या आपकी इसी फाइल में, किसी भी फाइल में बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग है इन .css, तो दिक्कत बढ़ जानी थी। कहाँ भी जाके डिव को दोगे? इसलिए मैंने पर्पसली इसको कोई क्लास नहीं दी। ये डिव अभी सिंपल डिव था, बाद में तो आप क्लासेस से काम करोगे ऑब्वियसली। क्लास के आईडी के बगैर तो आप पेज बना नहीं सकते, CSS कैसे दोगे? लॉजिक समझ में आया कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड रीज़न क्या है उनके। जस्टिफिकेशन होगा सबको। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ बताओ। नो वन? समझ में आ रहा है? गुड। सो ये लॉजिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने कहा अगर हम इसके नीचे जाएं, इंट्रोडक्शन के नीचे, तो डाउनलोड मिल रहा है, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके उस फोल्डर में, डाउनलोड्स होता है ना, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके, या डायरेक्ट जब यहाँ से डाउनलोड भी करोगे ना तो यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा। जब एक्सट्रैक्ट वगैरह करोगे तो उस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना या डाउनलोड करना
जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। अगर टेक्निकली देखूँ, मुझे डाउनलोड कहाँ पे करना है? बूटस्ट्रैप के फोल्डर में जो मैंने अभी डी डायरेक्टरी में बनाया, वहीं पे डाउनलोड करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाउनलोड जो बूटस्ट्रैप और जेएस आपने डाउनलोड करी है वो सी डायरेक्टरी में है और प्रोजेक्ट आपका डी में है। मतलब जो वीएस कोड में जिसमें हम काम कर रहे हैं फोल्डर में, उसी फोल्डर में। हाँ, वीएस कोड मतलब वीएस कोड भी तो यहीं से आ रहा है उसके फोल्डर, इसी डॉक्यूमेंट्स में से। डाउनलोड्स में नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आपकी फोल्डर्स है वहीं पे होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? आप पाथ देते हो ना, डॉट स्लैश स्लैश डॉट स्लैश, पाथ ही देते हो आप वहाँ पे। तो पाथ दे के क्या करते हो, उसी फोल्डर के अंदर चल जाते हो। इमेजेस जब आती है तो कभी पूरा इमेजेस का पाथ लिखते हो, सी यूजर्स, इसमें से ये डाउनलोड्स है, इसमें से ये डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर इमेजेस है, तो वहाँ पे इमेजेस का फोल्डर है? नहीं। व्हाट यू डू, इमेजेस को उसी फोल्डर पे रखा जहाँ पे इमेजेस का फोल्डर प्रोजेक्ट में बनाया है, और डॉट स्लैश करके आप प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हो और आपकी इमेज आ जाती है। यही करते हो अभी तक आप। तो कहते हैं ये पाथ देना पड़ता है। कंटेंट्स इसके अंदर और क्या क्या है ये देख पा रहे हो? बूटस्ट्रैप के अंदर ये सारी सीएसएस है, ये ग्रिड के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए, ये मिन सीएसएस सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है। ये सारे जेएस के बंडल्स हैं, मतलब जेएस के अपनी जो उसके पाथ है लॉजिक्स के, ये सारे वही है। ये सारा आपको मिलेगा, ये जितना लॉजिक है ना डाउनलोड करने पे ये सब कुछ मिलेगा। समझ में आया? ये सीएसएस की फाइल्स हैं ये सारी। ग्रिड सिस्टम के लिए ग्रिड वाली हैं। यूटिलिटीज़ मतलब क्या होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे उसके कंपोनेंट्स पड़े होते हैं, नैव वगैरह। रिबूट के लिए ये वाली है। होता है कि वेबसाइट स्टार्ट होने से पहले एक लोडर आ रहा होता है, वो लोडर अगर आपने एनिमेशन से बनाया तो आपको पता होगा वो चीज़ों के बारे में। उसके बाद ये जेएस की फाइल्स होगी। बूटस्ट्रैप के सोर्स कोड कैसे हो गए, बूटस्ट्रैप है, उसके अंदर डिस्ट है, उसके अंदर सीएसएस है और जेएस है। फिर साइट है, उसके अंदर कंटेंट है, डॉक्यूमेंट है, 5.2 वर्जन है, उसके एग्जांपल्स है। और बूटस्ट्रैप के अंदर जेएस और अरे एस सी एस की वक्री है। देखो जेएस जो इसी के अंदर आपको मिल रही है, एक होती है सीएसएस, एक होती है एस सी सी एस एस, विच इज़ ऑल्सो द स्टाइल कैस्केडिंग। ठीक है जी। एंड वो भी आपको बूटस्ट्रैप के अंदर मिल जाएगी। जो एस सी एस एस है ऑल्सो अ फ्रेमवर्क ऑफ सी एस एस। समझ में आ रहा है ना सबको? एस सी एस एस क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ सी एस एस, उसकी उसी की लाइब्रेरीज के अंदर है, लेकिन थोड़ा एडवांस में ज़्यादा है। एस सी एस में बेसिकली क्या है, ज़्यादा एनिमेशन एंड इफेक्ट्स हैं। कंपेरेटिवली सी एस एस जितना आप करके जाते हो बहुत अच्छा कर सकते हो। एस सी एस एस के अंदर आप देखोगे तो और ज़्यादा एडवांस आपको एक्सप्लोर करने में मिलेगा। ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस, ब्राउजर एंड डिवाइस के अंदर जाओगे तो आपको मिल रहा है एंड्रॉइड के अंदर क्रोम सपोर्टेड है, फायरफॉक्स है, सफारी नॉट सपोर्टेड। आईओएस के अंदर जो आईओएस का एप्पल का चला रहे हैं उनको ये लॉजिक्स पता होंगे। डेस्कटॉप ब्राउजर कौन कौन से हैं? मैक एंड विंडोज, उसके अंदर क्या ये सारी चीज़ सपोर्टेड होती है? मतलब विंडो आपको पूरा सब बता रहा है कि मैं यहाँ पे सपोर्टेड हूँ, मैं यहाँ पे सपोर्टेड नहीं हूँ। ठीक है जी। तो ये प्लीज़ आप पढ़ लेना कि आप ही की रेफरेंस के लिए, ये मैं एक एक लॉजिक्स नहीं आपको पढ़ा सकती। दस फॉर योर स्टडी पर्पस। मॉडल्स एंड ड्रॉप डाउन्स, ये कौन कौन जगह किस किस को वैलिडेट कर रहा है, ये सारा लॉजिक। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इम्पोर्ट टोस्ट, टोस्ट भी किसी का फंक्शन है बेसिकली। और ये सारा कुछ वेब पैक, पार्सल, आर एफ एस, इसको छोड़ दो। कस्टमाइज पे आओ, ये आगे इसके अंदर SWSS यानी कि जो इसके इंटरफेसेस होते हैं, ये सारा इंटरफेस मॉड्यूल बताया हुआ है। आपका प्रोजेक्ट होगा, उसके अंदर SCS है, उसके अंदर कस्टम है, उसके अंदर बूटस्ट्रैप है, JS और CSS है। अगर आप इसको डाउनलोड वगैरह भी करते हो तो इसी तरीके के फोल्डर स्ट्रक्चर आपने बनाने होते हैं। अब अपना फोल्डर स्ट्रक्चर देख लो। आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो वैसा होगा जैसा आपको समझ में आया। प्रोजेक्ट है, डॉट एच का फोल्डर, उसके अंदर एच की फाइल, CSS का फोल्डर, CSS की फाइल, इमेजेस का फोल्डर, इमेजेस की फाइल। ऐसा होता है। कईयों ने डायरेक्ट रखे होंगे, कईयों ने फोल्डर्स बनाए ही नहीं। इमेजेस भी वैसी हैं, CSS भी वैसा है, HTML भी वैसा है। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइज या मूवमेंट किस तरीके से कर रहे हो अपने फोल्डर्स की, किस तरीके से आपने स्ट्रक्चर वाइज ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। दिस पार्ट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। समझ में आता है? तभी तो हो ही रहा था। अगर ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते तब भी हो जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट यू नो हाउ टू गिव पाथ्स। नहीं, पाथ भी नहीं आते, चलो छोड़ दो, नहीं आते यार पाथ, क्या करें? तो क्या करोगे? डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे। जब नहीं समझ में आ रहा कि हमने पाथ कैसे देना है तो फिर आपके पास एक ही तो ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट ही करोगे। तो आप यहाँ पे जो स्टार्टिंग पे इनिशियली आपको जितने लिंक्स मिलते हैं ना इंट्रोडक्शन पे, जितने लिंक्स आपको दिखाई दे रहा है सबको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लॉजिक समझ में आया?
यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ। अब आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से मिल रहे हैं, इन ऑप्शंस को छोड़ दो अभी, इन्हें आपको ज़रूरत नहीं है। कलर्स देख पा रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये बेसिकली 8, टोटल मिला के बूटस्ट्रैप 8 कलर ही देता है। और इन कलर्स के नाम है, दिस इज़ नॉट अ ग्रीन कलर, दिस इज़ अ सक्सेस कलर। अगर आपको बूटस्ट्रैप में ग्रीन कलर शो करना है तो आपको लिखना होगा सक्सेस विद एस कैपिटल। क्लैरिटी मिली? ध्यान से देखोगे तो ये इसका मतलब बता हुआ है। प्राइमरी का मतलब ये होगा, सेकेंडरी का मतलब ये होगा, इन्फो का मतलब ये होगा, डेंजर का मतलब ये होगा, मतलब ये थीम कलर्स होते हैं। रूट वेरिएबल करा है सीएसएस के अंदर, सीएसएस वेरिएबल्स करे हैं वार लिख के रूट में कि आप सारे वेरिएबल्स एक ही जगह पे लिख सकते हो या समथिंग। अभी ये कलर्स की पैलेट देख पा रहे हो, ये कलर पैलेट होती है। कलर पैलेट समझते हो ना? ये आपको यूआई यूएक्स में भी हेल्प करेगा। बिकॉज अगर आपको बोला गया, आपने क्लाइंट को क्या किया, एक वेबसाइट दिखाई, वो कहता है यार ये जो आपने पर्पल कलर लिया है ना ये बड़ा डार्क है, अगर थोड़ा लाइट करो वो कहेगा बहुत ज़्यादा लाइट है, वो कहेगा बीच का कोई कलर बताओ। अगर आपको कलर पैलेट कलर थ्योरी समझ में आती है तो आप उसको अपनी तरीके से कोई नंबर बना के कलर पैलेट दे सकते हो। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? सीएसएस की कलर पैलेट पढ़ी है? आरजीबी नहीं पढ़ा? रेड ग्रीन एंड ब्लू होता है। जब आप ओपेसिटी वगैरह देते हो, लीनियर ग्रेडियंट्स रेडियल ग्रेडियंट्स वो तो पढ़े होंगे, उस पे वो बताया जाता है ना। एक होता है आरजीबी, एक होता है एचएसएल, आरजीबी ए व्हाट इज ए हियर आरजीबी के अंदर? अगर इंटरव्यूज में ये एमसीक्यू का क्वेश्चन होता फिर ए स्टैंड्स फॉर अल्फा, अल्फा मीन्स ओपेसिटी, ओपेसिटी मीन्स, ओपेसिटी मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। आर जी बी ए, रेड ग्रीन ब्लू, A stands for alpha means opacity and opacity is the transparency। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बता दो। अब ये सारी कलर पैलेट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो डॉलर के साथ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अभी छोड़ दो डॉलर क्या होता है, ये क्या लॉजिक्स होते हैं। और ये देखो, ये अगर आपको डार्किश में चाहिए तो ये लॉजिक कर सकते हो। बाकी अगर किसी को शॉर्टकट चाहिए ना तो वो शॉर्टकट वाला लॉजिक क्या करता है, यहाँ पे सपोज कलर किया मैंने, सपोज रेड में लिया, मैं अभी तक क्या करती हूँ, मैं जब वीएस कोड को जब मैंने शुरू किया था, मैंने कभी भी कलर पैलेट्स नहीं याद किए, मैंने कभी नहीं किए। जो हेक्साडेसिमल में होते हैं, जो आरजीबी में कलर्स में होते हैं, मैंने कभी याद नहीं किया। मैं क्या करती हूँ, मैं शॉर्टकट करती हूँ। ये मेरे पास ये कलर पैलेट है ना, बस मुझे यही करना है। मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह लो होती है, ये ओपेसिटी है, कितनी ओपेसिटी चाहिए कितनी नहीं। यहाँ पे जो शेड तुम्हें पसंद आती है ना, तुम उस शेड को यहाँ पे पसंद कर सकते हो। दिस इज योर कलर पैलेट सीएसएस के अंदर। तुमने अगर इसको समझ लिया ना तो तुम्हें बाकी की थ्योरी समझने की मुझे अभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत रेयर होता है कि अगर मुझे यार बहुत बुरी हालात है, कलर्स नहीं समझ में आ रहे, फिर जाके मैंने कहीं पे कलर पैलेट सर्च करके कलर को कॉपी पेस्ट किया होगा, अदरवाइज मैं कभी नहीं करती। यूजुअली मेरे को जरूरत पड़ी नहीं है, बहुत टाइम से मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे पता लगा यार ये ग्रीन कलर है, अच्छा मुझे ये शेड चाहिए यार, इसको थोड़ा डार्क या थोड़ा लाइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ओपेसिटी को यूज़ कर लो। ये जो मैं ऊपर नीचे लेके जा रही हूँ ना, ये ओपेसिटी है। यहाँ से आप इसको लाइटन या ब्राइट कर सकते हो, कुछ भी और कलर शेड ले लो। बात समझ में आई? इसको तुमने एक्सप्लोर कर ली ना, तुम्हें ये थ्योरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ तुम्हें याद क्या करना है, क्लास याद करनी है। अच्छा, एक इन्फो होता है, एक प्राइमरी होता है, एक डेंजर होता है, एक सक्सेस होता है, एक डार्क होता है, एक लाइट हो गया, हो गए 9। बात समझ में आई? याद करोगे तो इजीली रिमेम्बर हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मिल जाते हैं कंपोनेंट्स, ये हमारा मेजर पार्ट है कंपोनेंट्स के अंदर। बेस क्लास मॉडिफायर्स, तुम्हें ये सारा लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है। इसी के अंदर तुम्हें ये मिल रहा होगा ग्रिड ब्रेक पॉइंट्स। अब कोई तो समझ में आएगा यार, 1 FR लिखना है, 2 FR लिखना है, वुड बी ब्रेकिंग ऑफ 2 3 डिव्स और उनके बीच की जो स्पेस वगैरह होगी। हम यहाँ पे कह रहे थे देखो यार काम छोड़ ही दो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम अगर 600 पिक्सल दोगे तो तुम्हारी नेविगेशन कैसे आएगी। बूटस्ट्रैप वो तुम्हें फिक्स करके देता है। कहते बड़ी ध्यान से बात समझो।
एक मिनट, अगर मुझे यहाँ से मिल जाता है चेक्स ब्रेक पॉइंट्स चाहिए मुझे, रिस्पॉन्सिव में मिल रहा है। एक सेकेंड, क्रिएटिंग योर ओन, एक सेकेंड, मैंने सर्च किया ही हुआ था। मिल गया। एक्स्ट्रा स्मॉल ये साइज़ है, उसने तुम्हें पिक्सल में बता दी बिकॉज आप परसेंटेज में नहीं लेते। सबको पता होगा डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड पिक्सल। परसेंटेज मतलब टोटल ब्राउजर विथ और हाइट, जिस भी हो, कोई भी साइज हो, चाहे वो टैबलेट हो चाहे जो भी हो, वो गिना जाता है 100% में। बिकॉज आपको पता है जो परसेंटेज यूनिट है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वी एच एंड वी हाइट नहीं होते, व्यू विड्थ वगैरह वो नहीं चेंज होते, इसलिए ज़्यादातर आप उन्हीं को यूज़ करते हो। अगर आप स्मॉल के लिए लेके जाओगे तो आपको यूज़ क्या करना है, एस एम यूज़ करना है, और आपको लेस देन 576 पिक्सल पे रहना है। मीडियम के लिए ये कीवर्ड्स, ये एम डी वगैरह लिखा हुआ है ना, यही आपने बूटस्ट्रैप में यूज़ करना है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। आपको कोई @मीडिया केस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिव के अंदर लिख दिया एम डी, तो वो मतलब क्या हो जाएगा, उसी मीडिया स्क्रीन के साइज हो जाएगा कि वो इतनी विड्थ ले जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इसको जब इम्प्लीमेंट करोगे तो लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ये सारे ब्रेक पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए लेके जाते हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन कौन सी होगी, टीवी वाली स्क्रीन होगी, तो वो आपकी 1400 पिक्सल तक में चल जाएगी, यानी कि 1000 पिक्सल से ज़्यादा। कैन यू काउंट पिक्सल्स? काउंट नहीं कर सकते, वो तो डॉट डॉट्स है ना, तो वो तो जितना मर्जी हो सकता है, बट यहाँ पे उसने फिक्स करके दे दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंटेनर्स। अब ये डॉट कंटेनर, डॉट एस एम कंटेनर, एम डी, ये आप आगे चल के पढ़ोगे कि क्या क्या कंटेनर्स होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंटेनर कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट कंटेनर ये डिव होता है। मैक्सिमम आप क्या चीज़ें यूज़ करते हो, सिमेंटिक टैग्स आते हैं सबको, जल्दी बताओ। चलो सिमेंटिक से पहले ये ध्यान रख लो, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं स्टाइल को हटा देती हूँ, और ये पैराग्राफ्स को भी मैं हटा देती हूँ। ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है बूटस्ट्रैप का, जिसको कभी खराब नहीं करना। सबसे पहले डॉक टाइप आ जाएगा, हेड और बॉडी। हेड के अंदर तुमने अपना बूटस्ट्रैप सीएसएस का लिंक देना है। जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्लीज़ कमेंट्स डालने की आदत यहाँ पे डाल देना। क्या होगा इसको, कि यहाँ पे हो जाएगा ये सीएसएस है बूटस्ट्रैप की, तो ये बूटस्ट्रैप की सीएसएस है। पर अगर कोई ये बोले नहीं है फिर मेरी सीएस कहाँ पे जाएगी, आपको नहीं पसंद आ रही बूटस्ट्रैप जो आपने लगाई, तो आप उसको चेंज ही करोगे ना। आप बोलोगे नहीं यार डिव तो ठीक आ गई है, सीएसएस में थोड़ा और काम करना पड़ेगा, तो क्लासेस तो बनी हुई हैं इसके अंदर, उसी क्लास को लिख के तो आप अपने नाम दे सकते हो और सीएसएस कर सकते हो। दिक्कत की बात है लिंक कहाँ पे लगाओगे। अब हर कोई कहेगा नहीं यार मुझे इंटरनल सीएसएस नहीं आती, मुझे एक्सटर्नल में कंफर्टेबल है, तो लिंक कैसे लगाओगे। क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिंक लगा दूँ, इसके अंदर मैं लिंक लगा दूँ? पता है, बड़े ध्यान से समझो, जो अपनी तरफ से लिंक लगाने ना बड़े सोच समझ के लगाए। जूम ओके, इतना काफी है। तो हमने सिंपल लॉजिक कहा कि ऐसे लिंक कहीं पे नहीं लगा देने। अगर आपने अपनी डॉट सी एस एस का लिंक इस बूटस्ट्रैप के पहले यहाँ पे लगा दिया, तो आप कह रहे हो जो मैंने बूटस्ट्रैप लिखी वो ओवरराइड कर जाएगी बूटस्ट्रैप सीएसएस को। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने div कहा होगा कि ये जो div है उसको क्लास दी है h1, तो वो पहले h1 ही लेगा, उसके बाद वो अपनी कंटेनर क्लासेस वगैरह जो मर्जी वो लेगा। मतलब मेरी CSS पहले चलेगी, बाद में बूटस्ट्रैप की CSS चलेगी। क्लैरिटी मिली? नहीं मिली? चलो इसको फिर काम करो, जो भी नहीं समझ में आ रहा उसको रहने दो, जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे फिर करेंगे। पर ध्यान से बट एक चीज़ समझ लो, अगर मैंने सी एस एस बूटस्ट्रैप लगाई है जो मेरी अपनी बूटस्ट्रैप है, यहाँ पे अगर मैंने लगा दी तो पहले नंबर पे तो मेरी सी एस एस लगी है ना, तो मेरी सी एस एस ही एग्जीक्यूट होगी, बूटस्ट्रैप की सी एस एस एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो बूटस्ट्रैप के लोडर्स होंगे, जो होता है ना सर्कल में जब वेबसाइट चलती है तो सर्कल में आता है कुछ ना कुछ बूटस्ट्रैप लोड होती है, बूटस्ट्रैप के जो अपने जितने लॉजिस्टिक्स हैं वो सारे बाद में चलेंगे, पहले मेरी सी एस एस लोड हो जाएगी पेज पे। जब क्रोम पे चलती है ना चीज़ें, तो चीज़ें लोड नहीं होती। अब जैसे ये भी है, अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ, नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस पे जाऊँ,
तो परफॉर्मेंस कोर्सेस, हाँ ये मिल गया। तो ये फोल्डर्स बने हुए हैं ना यहाँ पे। टॉप के अंदर क्या है, getbootstrap.com, यही वेबसाइट थी। उसके अंदर क्या है, ये डॉक बना हुआ है, ये असेट्स वगैरह JS इसके अंदर भी तो लगी हुई है। SCS वगैरह ऐसे थोड़ा ना बन गई है वेबसाइट। ये देखो फोल्डर्स बने हुए हैं। अब ये तुम्हारा क्लाउड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्लाउड का मतलब क्या होता है, इंटरनेट होता है, दिस ऑल वर्क्स ऑन इंटरनेट। बताया था ना अभी, होस्टिंग वो इंटरनेट पे कहीं पे पड़ी हुई है। ये सारा इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तुम अपनी फाइल यहाँ पे सर्च करके देख लो, तुम्हारे में इंटरनेट नहीं आना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो ना, तो ये अपने आप रिस्पॉन्सिव भी होता जा रहा है। जो मेरा पैराग्राफ है ना, जो डिव में अंदर लिखा हुआ है, जो लाइट में है, ये वाला रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा, ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है, कट रहा है कहीं से भी, क्योंकि बूटस्ट्रैप तुम्हें इनबिल्ट मीडिया कैडीज लगा के दे रही है। जितना मर्जी इसको रिस्पॉन्सिव कर लो, ये देखो ये कहीं से भी नहीं कटेगा, पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता जाएगा। सोर्सेज में जाओ और यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, डेस्कटॉप आ रहा है। ये फाइल्स जो तुम्हारी रखी हुई है, CDN जो हमने बाहर के लिंक लगाए हुए हैं, ये देखो जो बाहर के क्लाउड के लिंक है वो इधर तरीके से आ जाएंगे, बाकी तुम्हारे फोल्डर्स ही शो होंगे। क्लैरिटी मिली? जितना डेप्थ में एक्सप्लोर करोगे ना, तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। क्लैरिटी मिली? इसको अभी बंद कर देते हैं। और ये कुछ डिफ़ॉल्ट कंटेनर्स हैं, कुछ ग्रिड सिस्टम है। जो बेसिकली ग्रिड तुम वहाँ पे करते थे, तुम्हें यहाँ पे वही मिल जाएगा। रोबोट एंड फॉर्म्स, ये देखो रेंज का तुम्हें को लॉजिक चाहिए, मॉडल्स तुम्हें चाहिए, हेल्पर्स, यूटिलिटीज, ओपेसिटी, अबाउट, जो तुम्हें यहाँ से चाहिए। मतलब तुम आज पता क्या करना, तुम्हारा आज काम क्या है, तुमने पहले ये सारी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। बूटस्ट्रैप को सिर्फ अपने लेवल पे एक्सप्लोर करना है। एक्चुअल जो वर्किंग होगी वो मैं आपको कल से करवानी शुरू कर दूँगी। अभी से बूटस्ट्रैप लगा के देखो, तुम्हें लगानी आ रही है कि नहीं आ रही। तो कल तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारा अपना CSS भी लग जाना चाहिए यहाँ पे। अच्छा ये तो ठीक होगा, तुम्हें समझ में आ गया, पहले लगा देंगे तो हमारी CSS रन होगी। पर रेकमेंड क्या है, क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी CSS पहले लगानी चाहिए, कि या फिर हमें बूटस्ट्रैप की CSS को फॉलो करना चाहिए? तुम लोगों को क्या लगता है, पहले अपनी लगानी चाहिए कि पहले बूटस्ट्रैप को फॉलो करना चाहिए? बूटस्ट्रैप को फॉलो करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल सही। व्हेन यू आर एट द बिगिनर स्टेज ना, तो कोशिश करो कि बूटस्ट्रैप की CSS को ही फॉलो करो। लेकिन जब आपको यार बड़ा अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया, ये कोई आपको सिखाएगा ही नहीं, खुद पता चल जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा होता था, मैं खुद बड़ी कंफ्यूज होती थी, यार ये काम कैसे हो रहा है, नहीं दिखाई नहीं दे रहा चीज़ों में, नहीं समझ में आ रहा हाउ दे आर वर्किंग। बट जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ना इसके अंदर, जब एक्सट्रीम वर्किंग कर रहे हो ना, हाथ पकड़ लिया इस चीज़ों ने, समझ में आ गया, तो अब क्लियर होगा यार, मैं जो मर्जी करूँ मुझे पता, मैंने हैंडल कर लेना है। क्लैरिटी मिली? बट व्हेन यू आर एट दिस बिगिनर स्टेज ना, पहले तो बूटस्ट्रैप की CSS लगाओ, उसके बाद अपने लगाओ। बिकॉज वो आपको ही पता है, आपने चेंजेस अभी बहुत कम करने हैं। बात समझ में आई? जो उन्होंने बहुत एडवांस टेलविंड CSS, एक फाइल में उन्होंने टेलविंड CSS बूटस्ट्रैप हर चीज़ लगाई होती है, बट फिर वो VS कोड में काम नहीं करती। वो अलग गिटहब, गिट और गिटहब को यूज़ करते हैं, वो वहीं पे फोल्डर्स बनाते हैं। हाँ, देखो अगर तो मैं कम्युनिटी में वर्क कर रही हूँ, मैं तुम हम क्या है, मान लो मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ, तुम सारे डेवलपर्स हो, तुम सारे डेवलपर्स हो, ठीक है, सारे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैंने इसको बोल दिया नेविगेशन बनाओ, मैंने आपको बोल दिया हीरो सेक्शन बनाओ, आप फूटर पे काम कर रहे हो और आप अपने फॉर्म्स पे काम कर रहे हो, तो हमें एक कॉमन वर्क स्पेस शेयर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हर अपने VS कोड पे काम कराए, व्हाट्सएप पे कॉपी पेस्ट कर दो यार, कोड कॉपी करनी, ऐसा काम नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, हम गिट या गिटहब को यूज़ करते हैं व्हेन वी वर्क ऑन अ कम्युनिटी और समथिंग। जब मुझे ऑनलाइन शेयरिंग वगैरह करनी है, तो हम क्या करते हैं, लिंक वगैरह शेयर हो जाते हैं, वी वर्क इन द सेम कम्युनिटी इन द सेम पैनल है। तुम अपने अपने सिस्टम पे काम कर रहे होते हो यूजिंग द सेम कम्युनिटी। उसके लिए आपको कुछ बाय भी करना पड़ता है, चार्जेस वगैरह डाल के कुछ बाय भी करना पड़ता है, अदरवाइज दे आर ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब होता है दे आर फ्री टू यूज़, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। बट डिपेंड करता है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मैक वगैरह वाले क्या है, क्योंकि बिकॉज वो आपको पता है वो पेड वगैरह थोड़ा सिस्टम लेते हैं। ठीक है। गिट हब क्या है? गिट हब एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर तरीके का डेवलपर अपनी बनाएंगे प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन रख सकता है, काइंड ऑफ अ होस्टिंग बट नॉट इन एक्चुअल होस्टिंग। ठीक है।
मैं फिर सी ड्राइव में, डी ड्राइव में प्रोजेक्ट में साम के रख रही। मैंने क्या किया, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट रख लिए। मुझे किसी ने कहा अच्छा अपना प्रोजेक्ट मुझे दिखाओ ज़रा, तो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है मैं प्रोजेक्ट आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे पास तो ना तो लैपटॉप है तो ना कुछ है, तो मेरे पास गिटहब का अकाउंट तो है ना, बट तो मैं क्या करूँगी उसको लिंक शेयर कर दूँगी। मैंने कहा यहीं से चला के देख लो। वहाँ से प्रोजेक्ट चलाने के लिए भी ना, अगर तो मुझे गिट आता है तो मैं वहीं से अपना प्रोजेक्ट चला लूँगी, मुझे वापस कोड कॉपी पेस्ट करके डाउनलोड करके वीएस कोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है व्हेन यू वर्क इन ए कम्युनिटी ऑन योर इंडस्ट्रियल लेवल। जब आप थोड़ा इंडस्ट्रियल लेवल पे काम कर लेते हो, आपको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है, तो फिर आपको पता चलता है यार अभी तक जो काम कर रहे थे वो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे। ये ट्रेनिंग आपको कंपनी में जाके ही मिलती है। जब आप अपने लेवल पे प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो, हैंड ओवर कर रहे हो, बना रहे हो ना, ये चीज़ों की समझ तब आती है। कोशिश करो थोड़ा इंडस्ट्रीज़ को जानो पहचो, उसके बारे में ना थोड़ा सर्च करो, काम कैसे होता है, वर्क स्पेस कैसे शेयर होती है। बिकॉज आप कंपनी में जाके इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। आपके ऊपर 100 लोग होते हैं काम करने के लिए, आपके साथ 100 लोग को काम करने के लिए, आपके नीचे 100 लोग हैं काम करने के लिए। क्लैरिटी मिली? बात समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक और समथिंग? थोड़ी बहुत सी एस एस आती है। ठीक है, एक काम करते हैं, ट्राई टू गो विद दिस। अगर तेरे को कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सी एस एस की ज़रूरत है, जो कि नहीं होने वाली, तो फिर इन केस इफ़ यू थिंक देन फिर रिपीट बैच लगा लो। अभी तो जितना मुझे लगता है यू पीपल कैन कॉप अप विद दिस, आप कर लोगे इतना। बाकी उनका सी एस एस के क्या लेवल है?